कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, इन्होंने साफ तौर से बताया कि संघीय ढांचे पर प्रहार की बात जो है वो निराधार है। कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? देखिए, अभी इन्होंने बात की कि नेहरू जी की बात की, 1966 तक बात की। तो जब 1952 में चुनाव हुए थे तो 4 नेशनल पार्टीज थी, 10 स्टेट पार्टीज थी और 1 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी। 2024 के चुनावों में 6 नेशनल पार्टीज थी, 58 स्टेट पार्टीज और 2776 अनरिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट पार्टीज थी। ये इस देश की राजनीति की विविधता है। हर किसी का इंपॉर्टेंस है इस राजनीति में। तो ये नेहरू जी हर बात पे ये नेहरू जी पर उंगली उठाना बंद कर दें। देश की राजनीति बदल रही है, देश की राजनीति विविध हो रही है, उसका परिदृश्य चेंज हो रहा है और यह समय की मांग है। मैं आऊंगा शिवम, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर आज ये चेक एंड बैलेंस ही तो है इलेक्शन की। ये होली और दिवाली पर एक स्टेट में 450 का एक सिलेंडर देते हैं और हम लोगों को 12। इस फैक्टर को नोट किया जाए। शिवम, आप इस फैक्टर को नोट कर लीजिए जो डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा है कि उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी की संख्या कम थी, नेशनल पार्टी ज़्यादा थी, क्षेत्रीय पार्टी 1-2 थी। तो ये एक दलील यहाँ पे दी जाती है। इसका जवाब आपसे लूँगा आगे चल के, लेकिन मैं इस बीच जोड़ता हूँ चूँकि एक कानूनी मसला भी है। हेमंत बत्रा हमारे साथ हैं जो कि काफ़ी सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी के लॉयर भी हैं। हेमंत जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, उसकी गहराई से विश्लेषण किया है। हम लोग जो मोटी भाषा में समझते हैं कि संघीय ढांचे का मतलब हुआ है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस संविधान संशोधन के जरिए जो 3 एक्ट को बदलने की बात की जा रही है, 3 सेक्शन को, उसमें तो कहीं इस तीनों लिस्ट में नहीं आता है। फिर भी क्या ये कानून के दायरे में किसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है क्या उसको कमजोर करता है? देखिए, ये जो आपने पूछा है ये ऑब्वियसली बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं इसको ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर है कि नहीं। डेफिनेटली आर्टिकल 368 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए। अब वो जो अमेंडमेंट की पावर है, डेफिनेटली इट हैज टू सिंक्रोनाइज विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन which has been upheld by Supreme Court in successive judgments. And today, more prominent being Keshav Nandan Bharti judgment 1973 की जो है. So that doctrine test will be done in a judicial review by the Supreme Court. तो अमेंडमेंट, सबसे पहले अमेंडमेंट करने में कोई दुविधा नहीं है, अमेंडमेंट वो कर सकते हैं। और एक चीज और भी हमारे को माइंड में रखनी है कि वे बैक इन 1950 52 से शायद 67 तक ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं, बट वो वर्केबल नहीं रहे क्योंकि डिसोल्यूशन हो गई असेंबली टर्म्स की, फिर लोकसभा की भी एक बार डिसोल्यूशन हुई प्री मैच्योर। तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल चैलेंज था। नाउ अमेंडमेंट जब हो जाती है तो सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल अमेंड होंगे, आर्टिकल 83 है, फिर एक आर्टिकल 172 है, जो लोकसभा टर्म का है, फिर दूसरा असेंबली टर्म का है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल का जो आर्टिकल है 356 आर्टिकल है वो भी अमेंड होगा। अब अमेंडमेंट में कोई दुविधा नहीं है, अमेंडमेंट हो सकती है। वेदर द अमेंडमेंट विल बी ट्रीटेड एज गुड और बैड इन लॉ, विल इट बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्री टू द बेसिक structure doctrine or not, will be decided by the Supreme Court. So सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि power is unquestionable of the parliament. Whether it will sail through in the Supreme Court, that only time will tell. But as a public policy expert, without taking sides in any which way, I must tell you, based on my experience of last 30 years globally, that law cannot survive in vacuum. Law has to change with the changing needs of the society. Now, whether the society actually today demands that there should be uniformity, there should be sync between Lok Sabha and Vidhan Sabha election in the interest of governance and for bringing down the economic expenses. समय के हिसाब से कानून में बदलाव किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि लॉ को बिल्कुल आप जड़त के आधार मान के नहीं बैठ सकते। Law basically reflects the future aspirations, ethical values and attitudes of the people. सतीश के सिंह साहब,
सतीश के सिंह साहब, आपको बीच में लाऊंगा कि एक बात जो सबसे ज़्यादा उठ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के, कि इससे संघीय ढांचे पे बात कर रहे हैं लोग। अभी हमने लीगल एक्सपर्ट की भी बात सुनी कि कानून में बदलाव करते रहना चाहिए समय की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन स्पिरिट बने रहना चाहिए। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का स्पिरिट है या फिर मकसद है, आपको लगता है कि वाकई संघीय ढांचे के अनुकूल है या फिर इसमें कहीं कोई खतरा होगा और शायद यही वजह है कि इसको भांप लिया विपक्षी पार्टियों ने पहले ही? देखिए, ये चुनावी संघीय ढांचे से ज्यादा मुझे लगता है जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव है, उस पे ही प्रहार है। पहली बात। अच्छा। मैं जल्दी जल्दी 4-5 चीजें बता देता हूं जो मुझे समझ में आती है। आराम से बताइए। जब जो लोकतंत्र जब भारत में हुआ, गणतंत्र बना, तो पश्चिम के लोगों ने कहा था ये 10 साल से ज्यादा चलेगा नहीं। और हम लोग जानते हैं एक शब्द आया था वन पार्टी सिस्टम और दूसरा आया था एक्सप्लोजन ऑफ कंससनेस। ये 60 से 70 के बीच की है। बहुत सारी पार्टियां बनी, जातियों की, फलाने की, ठिकाने की। तो कहा गया कि ये जो आदमी की आकांक्षाएं हैं, जरूरतें हैं, उसमें ये विस्फोट हो रहा है, इसलिए इस तरह की पार्टियां बन रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो वन नेशन वन इलेक्शन है, कहीं ये नो इलेक्शन या लास्ट इलेक्शन ना बन जाए, इसमें तानाशाही का जो एक खतरा पैदा होता है और जो ये ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत हावी हो जाएगा। तीसरी बात, हमें ये बताइए, लाडला, मैया, फलाना, ठिकाना, बिजली, पानी फ्री भी आम आदमी जो है, जिसको आप 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त अनाज दे रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां आपका लक्ष्य विकसित भारत का है, वहां तो ये चुनाव बराबर प्रेशर कुकर का काम करता है, गैस निकलता है इससे। हम एक बात पूछते हैं, हालांकि ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं ना, मेरी मंशा है, क्या दुर्गा पूजा और ईद इस साल मना लिया गया तो क्या हम 5 साल के लिए रोक दें? या बता दीजिए मुझे। ये बात नहीं है। चुनाव प्रजातंत्र, ये लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा क्यों है? क्यों ज्यादा हो गया? क्यों हो गया? प्रजातंत्र जो है प्रजा का तंत्र है, प्रजा का तंत्र है, जनता का कंट्रोल है। हम तो ऐसा, मैं खिलाफ हूं इसके भाई। मैं ऐसा सरकार चाहता हूं। ठीक है, आप ऐसी इसके सरकारें, खिलाफ ऐसे हैं राजनीतिक और दल दो मिल जाए। अभी मेरे 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, रुकिए। मैं